साथ ही आज जिस मौके पर हम यहाँ पहुँचे हैं, खासकर जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं, वे धरती के आबा भगवान बिरसा मुंडा, इन्हें मैं अभिवादन करती हूँ। और सबसे पहले तो तमाम इस विचार मंच का और आपके इस महाविद्यालय के तमाम प्रशासन का मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मुझे काफ़ी देर हो गई है। काफ़ी देर होने के पीछे का एक थोड़ा सा कारण भी मैं बताऊंगी। रात को कोचवाई ग्राम था, हमारे गोंदिया के पास कोचवाई ग्राम है, वहाँ पर हम लोग कार्यक्रम के लिए पहुँचे थे। वहाँ विनोद जी अग्रवाल आ नहीं पाए, तो उनके इंतज़ार में जो कार्यक्रम 6 बजे शुरू होने वाला था वो 9 बजे शुरू हुआ। और वो कार्यक्रम का भाषण इतना लंबा चला कि कार्यक्रम को ख़त्म होने के लिए हमें 12 बज गए। जब मैं घर पहुँची तो मेरी बच्ची सो गई थी, और जब सुबह उठे तो मेरी बच्ची का कुछ जो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, उसको लग रहा था कि अब फिर से कहीं चली जाएगी। तो ये हम उसे संभालते संभालते हम जब यहाँ पहुँचे किणगी पार की चौकी तक, तो फिर मुझे लगा कि अब उसे अपना फीडिंग कराना चाहिए, और उसके बाद वो तब जाकर शांत हो पाए। तो इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, और आप तमाम लोग जिन्होंने मातृत्व का अनुभव किया है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आज के इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा को हम तमाम लोग याद कर रहे हैं। यहीं याद नहीं कर रहे हैं, महाविद्यालय के बाहर भी और संपूर्ण देश के अंदर जहाँ जहाँ पर भी सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन का काम चल रहा है, जहाँ जहाँ पर भी सामाजिक परिवर्तन के लिए लोग काम कर रहे हैं, वे तमाम लोग आज भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। इन मौक़ों पर हमारे पास एक कल्चर है कि जब किसी की जयंती होती है, हिंदी में कंफर्टेबल है ना आप लोग, तो जहाँ जहाँ पर भी ऐसे कोई मौके होते हैं, जहाँ पर भी जयंतियाँ मनाई जाती है या फिर उनको याद किया जाता है, उनका पुण्यस्मरण किया जाता है, स्मृति दिवस मनाए जाते हैं, तो हमारा कल्चर है उनके जीवन की गौरव गाथा को याद करें, उनके आंदोलन को समझें और उनके आंदोलन को समझकर भविष्य के लिए हम कूच करें। ये ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो कौम, जो लोग, जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है, जो लोग, जो समाज, जो कौम अपना इतिहास भूल जाता है, वो अपना इतिहास निर्माण नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आपके कल की जानकारी नहीं है तो अब आप अपना आज नहीं संवार सकते, और अगर आप अपना आज नहीं संवार सकते तो आने वाला जो भविष्य है उसमें आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपको कैसे लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई की बात क्यों आई? क्योंकि हम जिन महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, उन महापुरुषों को या फिर उन्हें महामानव क्यों कहा जाता है, इसके पीछे इस देश के अंदर एक बड़ा बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा कि हम इन्हें महामानव क्यों कहते हैं। चाहे पारी कुपार लिंगो हो, जिन्होंने आदिवासी कम्युनिटी के, जिन्हें आदि मानव कहा जाता है, जिन्होंने इस देश के अंदर आदिवासी संस्कृति का जतन करना सिखाया। पारी कुपार लिंगो से लेकर तथागत गौतम बुद्ध, टाटा भील, तिलका मांझी, सिद्धो कानो और भगवान बिरसा मुंडा तक ये जब आंदोलन आता है तो इन्हें इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया है। क्या काम किया है, किस बात को लेकर इनका काम रहा, किस बात को लेकर इसका आंदोलन रहा, ये समझना जरूरी है। आप तमाम लोग छात्र हैं, इन्हें थेराटिकल तरीके से समझने के साथ साथ इनके आंदोलन को भी समझें, क्योंकि जय जयकार करने वाला हमारा कल्चर रहा है। लेकिन अब जो है ये जय जयकार वाला जो कल्चर रहा, उस कल्चर को अब हमें समाप्त करते हुए हमें आंदोलन को पढ़ने या समझने की तरफ कूच करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसके पहले 20 साल पहले अगर आप जाते हैं, हमारी पीढ़ी के पहले, तो हमारे बाप दादा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे क्या? ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और इसीलिए उन्हें सिर्फ एक आस्था रही हमारे महापुरुषों में कि हमारे जो महापुरुष है उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अच्छा किया होगा, और यही भाव लेकर हमारे बाप दादाओं ने हमारे महापुरुषों को पूजा। लेकिन अब हमारा काम ये होता है, जो सच्चे वारिस होते हैं महापुरुषों के, जो सच्चे वारिस होते हैं, जो सच्चे अनुयायी होते हैं, उनका काम ये होता है उनके आंदोलन को समझना, उनके आंदोलन का हिस्सा बनना और उनके आंदोलन के साथ साथ अपने आप को ढालना। और ये ढालना पड़ेगा क्योंकि जिस समय में उन्होंने काम किया उस काम को अब वर्तमान में हमको देखना पड़ेगा कि वो काम कैसे अपडेट हो गया है। जिस आंदोलन के लिए, जिस अस्मिता के लिए, जिस आत्मसम्मान के लिए, जिस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने काम किया, वो आज की तारीख में कहाँ पर लागू होता है, इसका हमें जो है डिफरेंस करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ इसे अपडेट करते हुए हमें अपना काम
जो है करना पड़ेगा। तो भगवान बिरसा मुंडा को महामानव क्यों कहते हैं? हमारे तमाम वक्ताओं ने, हमारे पूर्व वक्ताओं ने, और मुझे तो इस बात का विश्वास है कि जिनका मैंने भाषण नहीं भी सुना है उन्होंने भी इस बात पर प्रकाश डाला होगा, लेकिन बावजूद इसके मैं भी उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। साथियों, पारिकुपार लिंगों का जो आंदोलन रहा वही आंदोलन भगवान बिरसा मुंडा का रहा। इस देश के अंदर आदि संस्कृति को जतन करना, इस देश के अंदर आदि कल्चर को स्थापित करना और साथ ही इस देश के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखना। ये सेल्फ रिस्पेक्ट को जिंदा रखने का मूवमेंट क्या है? ये सेल्फ रिस्पेक्ट के मूवमेंट को जिंदा रखना क्या है, इस चीज को हमको समझना होगा। भगवान बिरसा मुंडा, इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम बातें इन्होंने कही हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जो आंदोलन रहा वो एक शब्द में मैं बताना चाहूंगी, इस देश के अंग्रेज सरकार के साथ साथ उद्योगपति जिसे आज आप कह रहे हैं, उस समय के वो उपनिवेशक, उस समय के वो साहूकार, उस समय के वो जमींदार, इनके खिलाफ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? इस देश के SC ST OBC के दुश्मन कौन है, उन्हें पहचानना पड़ेगा। तो वो दुश्मन कौन है? बाबा साहब के अनुसार कहते हैं जो जातिवाद को स्थापित करना चाहते हैं वो लोग, और दूसरा जो पूंजीवाद को स्थापित करना चाहते हैं वो लोग। मतलब एक जातिवाद और पूंजीवाद, दो चीजों को बाबा साहब अम्बेडकर कोट करते हैं, कहते हैं कि ये इस देश के मूल निवासियों के दुश्मन है। तो अब यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। जब बाबा साहब के पहले बिरसा मुंडा हुए, बिरसा मुंडा ने जो बात कही, जिन पूंजीवाद के खिलाफ, जिन उद्योगपतियों के खिलाफ, जो अंग्रेज सरकार के दलाल रहे, जो अंग्रेज सरकार के बिचौलिए रहे, उनके खिलाफ उनका आंदोलन रहा। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जातिवाद का शिकार नहीं होना पड़ा होगा? उन्हें भी जातिवाद का शिकार होना पड़ा होगा, जैसे कि आज शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि आज शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारी होते हैं, जैसे कि आज शेड्यूल ट्राइब के सांसद विधायक होते हैं। उन्हें भी जातिवाद का सामना करना पड़ा होगा। जब हम इतिहास को देखते हैं और इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ आता है कि भगवान बिरसा मुंडा, इन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ये पूंजीवाद किसकी देन है? तो मैं आपको उस इतिहास की तरफ भी लेकर जाऊंगी जिसका जिक्र नहीं होता, और खासकर ऐसे प्रशासनिक क्षेत्रों में तो नहीं किया जाता। लेकिन हम जैसे समाज के अंदर काम करते हैं तो ये जाति का फैक्टर बहुत काम करता है। मैं पेशे से पत्रकार हूं और पत्रकार होने के नाते मेरा जो आकलन है वो आकलन मैं आपको बता रही हूं। जब हम कहीं पर भी काम करते हैं और जब हम जाते हैं तो किसी के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है, चाहे फिर वो कर्मचारी क्यों ना हो, चाहे फिर वो कर्मचारी क्यों ना हो, या चाहे फिर वो एक विद्यार्थी क्यों ना हो, चाहे फिर वो कोई आम आदमी क्यों ना हो, कोई गृहस्थ क्यों ना हो, इस देश का नागरिक क्यों ना हो, उसके साथ होने वाली घटनाएं, उसके साथ होने वाला उत्पीड़न, उसके साथ होने वाली जुल्म जातियां सिर्फ एक वजह से होती है। किस वजह से होती है? जाति के आधार पर। जाति ये जो फैक्टर है बहुत काम करता है इस देश के अंदर। जाति के फैक्टर को खत्म करना, बाबा साहब ने कहा, ये तुम्हारा पहला काम होगा। दूसरा, इस देश के अंदर जो एक तरफ कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, पूंजीवाद बढ़ रहा है, उसको खत्म करना ये भी एक बड़ा काम है। और इस दोनों फैक्टर पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर सभी समाज के, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो इस देश के अंदर जो व्यवस्था बनी, जिस व्यवस्था ने कहा कि पढ़ने लिखने का अधिकार किसको है किसको नहीं है, उस व्यवस्था पर हम बात करें। कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार है, कुछ लोगों को नहीं है। इस पे बात करेंगे कि किसको है और किसको नहीं है। दूसरी बात, इस देश के अंदर एक वही व्यवस्था कहती है कि इस देश के अंदर राजपाट कौन करेगा। कोई राजपाट कर सकता है, कोई राजपाट नहीं कर सकता। फिर बताया इस देश के अंदर शस्त्र धारण कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। फिर बताया इस देश के अंदर कौन गुलामी करेगा, कौन चाकरी करेगा, कौन सेवा करेगा। फिर बताया कि जो इस व्यवस्था को नहीं मानेगा वो इस व्यवस्था में नहीं बैठेगा। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। चातुर्वर्ण व्यवस्था ने बताया कि इस देश के अंदर ब्राह्मण जो है वो ज्ञानी है और इसीलिए उसके पास ही बुद्धि है, वही पढ़ेगा, वही लिखेगा और वही पढ़ाएगा। मतलब यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का कोई काम नहीं है। शेड्यूल ट्राइब को पढ़ना भी नहीं है क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा चतुर्वर्ण का मानना है। शेड्यूल ट्राइब के पास बुद्धि नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं सकता। इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट की तो हालत ही गंभीर है। लेकिन आज हम ट्राइबल पर ही बात कर रहे हैं। ओबीसी की भी वही हाल रहा।
उसके बाद इसी व्यवस्था ने बताया कि देश के अंदर पढ़ने लिखने का अधिकार जिस प्रकार सवर्ण को है, ब्राह्मण को है। दूसरा बताया इस देश के अंदर राजपाट करने का, शस्त्र धारण करने का अधिकार क्षत्रियों को है। तीसरा बताया इस देश के अंदर व्यापार करने का, व्यवसाय करने का, पूंजी इकट्ठा करने का जो अधिकार है वो वैश्य को है। चौथा बताया इस देश के शूद्र को क्या अधिकार है, तो इसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इसे राजपाट करने का, शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं है, वो धन भी इकट्ठा नहीं कर सकता, पूंजी इकट्ठा नहीं कर सकता, वो व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकता। तो ये शूद्र कौन है जिसे वर्ण व्यवस्था में बताया? ये शूद्र इस देश का ओबीसी है। चौथा, जो फिर वर्ण के बाहर आए तो कुछ इस व्यवस्था को मानने वाले लोगों को ओबीसी बताया। ओबीसी ने कहा ठीक है, ये जो व्यवस्था कहती है, हम कुम्हार है, मटका बनाएंगे, हम तेली है, हम तेल निकालेंगे, हम कुंडी है, हम खेती करेंगे। लेकिन जिन्होंने कहा कि हम इस व्यवस्था को नहीं मानते, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आ गया। शेड्यूल कास्ट कैसे बना? तो शेड्यूल कास्ट ने इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था सही नहीं है, एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, सबको ज्ञान मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। शेड्यूल कास्ट ने कहा राजपाट करने का अधिकार सबको होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष किया। शेड्यूल कास्ट ने कहा कि इसके पूंजी पर किसी एक समाज का कब्जा नहीं होना चाहिए, किसी एक वर्ण के लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसीलिए शेड्यूल कास्ट ने लड़ाई लड़ी। जब शेड्यूल कास्ट ने लड़ाई लड़ी तो शेड्यूल कास्ट जो है अपनी लड़ाई हार गया, क्योंकि इसके पास ज्ञान नहीं था, शस्त्र नहीं थे और जो है पूंजी भी नहीं थी, क्योंकि संघर्ष करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है। और आज भी जिस टूल्स को लेकर इस देश का SC ST OBC लड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, और इसीलिए SC ST OBC की कई समस्याएं पड़ी हुई है। और इस आंदोलन के लिए फिर आदिवासी का नाम आता है। तो आदिवासी कम्युनिटी जो है, जिसे आज ट्राइबल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में, वो ट्राइबल्स ने कहा हमें ना तुम्हारा ये सिस्टम मंजूर है, ना ही हम तुम्हारे सिस्टम के गुलाम बनेंगे, ना ही हमें तुम्हारे इस सिस्टम के खिलाफ हम संघर्ष छेड़ेंगे, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो वो जो समाज है वो जंगल झाड़ियों में रहने लगा। इस व्यवस्था से दूर, इस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से दूर जो हुआ वो आदिवासी रहा। और इसीलिए आज भी आदिवासी के अंदर, जो आदिवासी समाज के अंदर जातियां नहीं पाई जाती, आदिवासियों में टोलियां पाई जाती हैं। आज जिसे जाति के आधार हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मुंडा जाति है, माना जाती है, ये जाति नहीं है, ये उनकी टोलियां हैं। तो ये आदिवासी कम्युनिटी ने सबसे पहले चैलेंज किया इस देश की वर्ण व्यवस्था को, जिन्होंने इस देश के अंदर आपको शिक्षा से वंचित किया। यही आंदोलन, इस आंदोलन को चलते अगर हम आप भविष्य में देखें तो भगवान बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन छेड़ा वो इस देश के पूंजीपतियों के खिलाफ, जिनके पास धन इकट्ठा करने का अधिकार था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने धन इकट्ठा करने वाले लोगों को अपने बिचौलिए बना रखे थे, अपने दलाल बना रखे थे, उन्हें कर वसूली और लगान वसूली के लिए उन्हें छोड़ रखा था, उन्हें कुछ अधिकार दे रखे थे। और ये कर वसूली अब आज की तारीख में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो आदिवासी समाज उस समय लगान के लिए लड़ाई लड़ रहा था कि हमारी जमीन है, हमारा जंगल है, हमारे जल है, हम लगान क्यों दे, वो भी बाहरी लोगों को क्यों दे, ये दीकुओं को क्यों दे। दीकू का मतलब होता है कि डाकू, डकैत करने वाले, जो अपना हिस्सा जो है हमारे हिस्से से लूट कर ले जाने वाले, उन्हें हम क्यों दे। इस बात के लिए संघर्ष छिड़ा और इस संघर्ष को लेकर आगे भगवान बिरसा मुंडा लड़ते रहे। भगवान बिरसा मुंडा ने जो अपने आंदोलन की एक टैगलाइन बनाई, कहा कि जो बाहरी लोग हैं वो हम पर राज नहीं करेंगे, हमारा राज होना चाहिए, हमारा राज होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था ने कहा तुम्हारा राज नहीं हो सकता, तुम्हें राजपाट करने का अधिकार नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा ने कहा हमारा राज होना चाहिए, हम बाहरी लोगों के राज में नहीं रहेंगे, हम बाहरी लोगों को कर्ज नहीं, लगान नहीं देंगे। उसके बाद यही आंदोलन जो है वो पूंजीपतियों के खिलाफ चला। ये पूंजीपति बाहर से आकर हस्तक्षेप करके इस आंदोलन हस्तक्षेप करके आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल को छीन रहे थे। अब वर्तमान में हम देखेंगे कि इस भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन को लेकर आज की तारीख में वर्तमान में SC ST OBC कहां पर है। ये SC ST OBC मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि इस देश के अंदर ये लोग हमेशा चैलेंज करते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं, हम इस देश में पैदा हुए, लेकिन हमारी ढेरों समस्याएं हैं
और इसीलिए ये समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए, इस समस्याओं पर जो है सॉल्यूशन पाने के लिए ये लोग जो है ये चर्चा सत्र जो है वो अरेंज करते हैं और चर्चा सत्रों के माध्यम से सॉल्यूशन निकालने का काम करते हैं। और इसीलिए प्रबोधन किया जाता है क्योंकि ये देश हमारा है। इस देश के अंदर हम इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। इस देश के अंदर जो नौकरशाह है उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। इस देश के अंदर जो जमीन है वो जमीन हमारी है, वो हमारी मातृभूमि है, ये हमारी धरती है। इस देश के अंदर जो एजुकेशन नौकरी और इस देश के अंदर जो राजनीतिक शक्तियां निर्माण होती है इसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए और इसीलिए इस प्रकार के प्रबोधन होते हैं। आज आदिवासी समाज की कईयों समस्याएं हैं। यहीं आप जिस क्षेत्र में हैं ये भी एक आदिवासी क्षेत्र है। ये आमगांव विधानसभा, देवरी विधानसभा जो है ये ट्राइबल के लिए रिजर्व है। यहाँ पर आदिवासी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप और भी थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको ये समझ में आएगा, अगर छत्तीसगढ़ आप पहुँच जाते हैं तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लेकिन उस आदिवासी बहुल क्षेत्र में आज भी आदिवासी की किस प्रकार से समस्या है। आज भी आदिवासी समाज के अंदर, यहाँ पर कोई आदिवासी विद्यार्थी है क्या? कितने हैं? शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट है क्या? कितने हैं? 2 3। देखिए ये हमारा भागीदारी है। हम अगर यहाँ पर इस हॉल में भरे हुए लोगों में हम 3 जो लोग हैं, और आप क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं सारे? अंडर ग्रेजुएशन, पीजी? अच्छा, तो ये तमाम जो लोग हैं ये ग्रेजुएशन की रेंज में हैं। अभी आपको हम एजुकेशन सिस्टम की बात हम बता रहे थे और एजुकेशन में शेड्यूल ट्राइब की भागीदारी की बात हमें करनी चाहिए क्योंकि ये समीक्षाओं का समय होता है, ये प्रबोधन जो होता है इसमें समीक्षा करनी चाहिए कि आज कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पर हैं। शेड्यूल ट्राइब की जो भागीदारी की बात मैं कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनकी संख्या कितनी है देश के अंदर? 100% में से 8.5% इस देश में शेड्यूल ट्राइब है। ये 8.5% मतलब जितनी इस देश की संख्या है उसमें से 10 करोड़ लोग कितने हैं? कौन है? आदिवासी समाज के लोग हैं। और ये युवाओं का देश कहा जाता है तो 5 करोड़ इस देश के अंदर आदिवासी युवा है। और ये 5 करोड़ युवाओं में जब हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की हम बात करते हैं तब हमारे आदिवासी युवाओं की संख्या नहीं मिलती। अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हम टैली कर रहे थे। तेजपुर त्रिपुरा ये आदिवासी क्षेत्र है। इस आदिवासी क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पीजी की लिस्ट आई। पहला स्लॉट आया, दूसरा स्लॉट आया, तीसरा स्लॉट आया। बीबीएयू जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका भी स्लॉट आया। तो एक डीयू और जेएनयू छोड़ दे तो शेड्यूल ट्राइब का जो भागीदारी है वो शेड्यूल ट्राइब की भागीदारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितनी है वो हम देख रहे हैं। त्रिपुरा और तेजपुर के अंदर जहां पर भी आदिवासी क्षेत्र हैं उन आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की जो पीजी में एडमिशन की जो जितनी संख्या है उस संख्या में आदिवासियों की संख्या सिर्फ 2, शेड्यूल ट्राइब की संख्या सिर्फ 2 विद्यार्थी है। और बीबीएयू की मैं इसलिए खासकर बात कर रही हूं क्योंकि वहां पर 50% रिजर्वेशन है। SC ST को 50% रिजर्वेशन है और इस 50% रिजर्वेशन को समझते हैं हम तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस देश के अंदर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है और वहां पर शेड्यूल ट्राइब की संख्या ही नहीं है। शेड्यूल ट्राइब की संख्या 2 है। 100 में से 50 रिजर्व है और 50 रिजर्व में से 30% शेड्यूल कास्ट को दी जा रही है, 20% शेड्यूल ट्राइब को दी जा रही है। एडमिशन की बात हम कर रहे हैं और इस 20% जगह में या 20 सीटों में सिर्फ 2 शेड्यूल ट्राइब के बच्चे पीजी में जा रहे हैं, पीजी करने के लिए जा रहे हैं, पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी चिंता की बात है क्योंकि जहां पर अच्छा एजुकेशन मिलता है जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहा जाता है वहां पर शेड्यूल ट्राइब की संख्या नहीं है। जाइए आप जा सकती हैं, आप आसानी से जा सकती हैं। इस देश के तमाम शेड्यूल ट्राइब के लोग जा सकते हैं और ये जाना चाहिए। हमने अब ये नया आंदोलन छेड़ा है कि ज्यादा से ज्यादा गोंदिया जिले से हम चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए। और ये खुशी की बात मैं आपको बता रही हूँ कि आप शेड्यूल कास्ट के भी हैं, फिर भी आपको मैं बता रही हूँ कि इस शेड्यूल कास्ट हो या फिर ओबीसी के भी हो सकते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब के ही हो सकते हैं। आपको खुशी की बात मैं ये बता रही हूँ कि हमारे गोंदिया का एक शुभम आहाके जो कि आदिवासी बच्चा है वो सोशियोलॉजी में एमए कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। हमारे क्षेत्र का बच्चा है और इसीलिए हमारी नाक भी लंबी होती है।
हमारी डांट इसीलिए लंबी होती है क्योंकि वो हमारे क्षेत्र का है, लेकिन कई जगह जो है वो खाली रहती है, वो सीटें खाली रहती है। उन सीटों को कौन भरेगा? उन सीटों को फिर हमको लगता है कि उसकी जगह शेड्यूल कास्ट आ गई होगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो रिजर्व सीट थी आज वो अनरिजर्व में चली गई है। वो अनरिजर्व में ही नहीं गई बल्कि वो ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को चली गई, जिन्होंने हजारों सालों तक आपको शिक्षा से वंचित रखा। आज आपकी रिजर्व सीटों पर भी ईडब्ल्यूएस के नाम पर भरी जा रही है। ये एजुकेशन सिस्टम हमारा है। हम आज भी उस एजुकेशन सिस्टम में बैठ नहीं पा रहे हैं। ये आज हम आजादी के 75 साल होने के बाद हम इस चीजों को देख पा रहे हैं। नौकरियों की बात मैं कर रही हूं तो नौकरी में सिर्फ 2% शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, और जो 2% शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो आज भी भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन को नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को समझ पा रहे हैं। और उनकी मात्र फोटो लगाने से या रानी दुर्गावती मड़ावी की फोटो घर में लगा लेने से आंदोलन पूरा नहीं हो पाएगा। ये हमारी भागीदारी का आंदोलन है, शिक्षा में हमारी भागीदारी का आंदोलन है। और शिक्षा में मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन में भी सिर्फ 2% आदिवासी हैं, और इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 20 सीटें आपके लिए रखी भी जाए तो भी 2 ही भर्ती है। हम एजुकेशन के बाद हम कर्मचारियों की बात कर रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे, वहां पर आपकी भागीदारी कितनी है? वहां पर आदिवासियों की भागीदारी कितनी है? 2% है। 100 नौकरियों में से 7.5% रिजर्वेशन होता है। 7.5% मतलब लगभग 7 से 8 लोग शेड्यूल ट्राइब के लगने चाहिए, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के लोग उतने प्रतिशत में नौकरियों में नहीं जा रहे हैं। भूमि की बात करते हैं, जिस जल जमीन जंगल की बात हम कर रहे हैं, जिसका आंदोलन हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने छेड़ा था, जो हमारे क्रांतिवीरों ने छेड़ा था, उस जल जमीन जंगल की बात करते हैं। एफडीआई के माध्यम से सारे के सारे जंगल नदियां बेची जा रही हैं। बिस्लेरी ने नदियां खरीद ली हैं, हसदेव जंगल अडानी ने खरीद लिया है। तो इस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा कहते थे कि अगर अपने बहन बेटी की इज्जत की रक्षा अगर आपको करनी है तो आपको जल जमीन जंगल को बचाना पड़ेगा। लेकिन हमारे आदिवासी समाज के अंदर जो आंदोलन छेड़ा गया, जो आंदोलन हमने छेड़ा, उस आंदोलन में ना ही हम अपनी बहन बेटी की इज्जत बचा पा रहे हैं, ना ही हम अपनी जल जमीन जंगल बचा पा रहे हैं। क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि हमारी भागीदारी उस क्षेत्रों में नहीं है। और ये टूल्स होते हैं। पहले के समय में ज्ञान पर आधिपत्य स्थापित करना ये हमारा टूल्स था, ये हमारा हथियार था, क्योंकि हम संघर्ष कर पाए। पहले के व्यवस्था में राजपाट करना, पॉलिटिकल ही सेट होना, वो हमारा हथियार था। उसके माध्यम से हम अपने अधिकार को पा सकते थे। आज के तारीख में भी आपको देखना पड़ेगा कि राजपाट में आपका कितनी भागीदारी है। रिजर्वेशन के माध्यम से हो सकती है, 7.5% रिजर्वेशन है, तो जी हाँ, बिल्कुल ही शेड्यूल ट्राइब के लिए कैंडिडेट नहीं मिलता, ऐसा ना ही कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं कह सकता, क्योंकि वो रिजर्व है, उसको देना पड़ेगा, उसके लिए वो बाध्य है। वहां भागीदारी हो सकती है, लेकिन संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में आपकी बात क्यों नहीं होती? क्यों आपकी भागीदारी को लेकर बातें नहीं होती? आपकी भागीदारी पर क्यों विचार नहीं किया जाता? क्यों ये नहीं सोचा जाता कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी बड़े यूनिवर्सिटीज में ट्राइबल बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके लिए कोई ना कोई उपाय योजना करनी चाहिए, इसके लिए जन जागृति फैलानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सांसद विधायक जो बनते हैं वो किसी न किसी पार्टी के लिए बनते हैं, आपके लिए नहीं बनते। भले ही उसे आप बनाते हैं, वो भले ही आपकी टिकटों पर जाते हैं, आपके नाम पर जाते हैं, जाति के नाम पर जाते हैं, और वो जानते हैं वो इस देश की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको एजुकेशन दे दिया जाता है और अच्छा एजुकेशन दे दिया जाता है तो आप अपना अधिकार मांगोगे। आप कहोगे कि मेरी जल जमीन जंगल कहाँ है? पूछोगे 5वीं और 6वीं अनुसूची का क्या हुआ, पूछोगे पेशा कानून का क्या हुआ। और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की तो बहुत ही हालत खराब है। आपको भागीदारी मिल सकती है ओबीसी की, लेकिन ओबीसी की संख्या इतनी है कि जिसमें कई समाज, कई जातियां ऐसी हैं जो आज भी शासन प्रशासन से बहुत दूर है, जैसे कि लोहार समाज, सुतार समाज। कहाँ है? ओबीसी जातियां हैं, कहाँ है? नहीं पता चल रही। जो जातियां शासन प्रशासन से 10 साल भी अगर दूर रह जाए तो उन जातियों का नामो निशान मिट जाता है। ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है। छत्रपति शाहू महाराज कहते हैं इसीलिए इन्हें भागीदारी की जरूरत है। तो वो भागीदारी कहाँ है?
और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर मैं चाहूंगी कि आप भागीदारी पर एक बार विचार विमर्श करें। आप ये सोचें कि इस देश के नागरिक होने के नाते इस देश का अगर विकास चाहते हैं, इस देश को महासत्ताक बनाने की बात करते हैं, इस देश को डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, तो अगर 10 करोड़ आदिवासी अगर इस विकास के प्रवाह में नहीं आया, मुख्यधारा में नहीं आया, तो कैसे देश का विकास होगा? 10 करोड़ लोग अगर विकास की धारा में नहीं आते हैं, उन्हें उनका घर नहीं है, उनकी जल जमीन जंगल से उन्हें खदेड़ा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, उधर नक्सलवादी कह के कहीं पर पिटाई होती है आदिवासियों की, तो कहीं पर पुलिस प्रशासन उनकी पिटाई कर रहा है, कहीं पर मंत्री और विधायक सांसद उनकी पिटाई कर रहे हैं। इसका मतलब इस देश के अंदर जो वातावरण है वो थोड़ा भयावह है। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, आप स्टूडेंट हैं, मैं चाहती हूं कि आप इस बात पर चिंतन करें, कम से कम चिंतन तो करें। मैं ये नहीं कर रही कि आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ये भागीदारी का विषय है और इस भागीदारी के मौके पर हमें लोकतांत्रिक भारत में लोकतंत्र के 4 पिलरों पर हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और तमाम SC ST OBC को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। लोकतांत्रिक भारत में जो लोकतंत्र के 4 पिलर है, संसद हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर मीडिया हो, इन तमाम क्षेत्रों पे हम कहां पर हैं? संसद की बात हमने कही कि हमारे सीटों पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन सीटों पर OBC को रिजर्वेशन नहीं है पॉलिटिकल, वो जनरल की सीटों से ही उनको चुनाव लड़ना पड़ता है, टिकट कट गई तो बात खत्म। तो SC ST के सीटों पर जो सांसद विधायक चुन कर जा रहे हैं वो हमारी बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारे एजुकेशन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में नहीं आ रहा है, उसके लिए वो बात नहीं कर रहे हैं, तब कौन करेगा? तो दूसरा बात बताया कि ये लोग कार्यपालिका में जा सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, ये प्रशासन में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? ये हायर एजुकेशन लेकर सिस्टम जो पॉलिसी मेकिंग है उस पॉलिसी मेकिंग में बैठ सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग में बैठने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा, अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर जाकर आप पॉलिसी मेकिंग में आएंगे, और नहीं तो फिर MPSC UPSC के तहत आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये पॉलिसी मेकिंग का काम जो होता है वो कहीं ना कहीं जो काम इनसे छूट जाता है, विधायकों से, सांसद से छूट जाता है, या फिर उनके द्वारा अगर कोई योजना बनाई जाती है तो उस योजना को जमीन पर उतारने का काम कार्यपालिका के लोग करते हैं। ये IAS, ये जो कलेक्टर होते हैं, ये DY कलेक्टर होते हैं और जो अन्य अधिकारी होते हैं, वो तमाम लोगों का काम होता है कि इस पॉलिसी को स्टैब्लिश करें, समाज तक पहुंचाए। लेकिन हम उस पॉलिसी मेकिंग में भी नहीं जा पा रहे, देश के SC ST उस क्षेत्र में भी नहीं है। बात करते हैं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में हमारे जज कितने हैं? SC ST के जज कितने हैं? किसी के जानकारी में? गिने चुने 1-2 जज जो है वो न्यायपालिका में आपको मिलेंगे, वो भी वकालत करते हुए। आज EWS का 2 दिनों के पहले EWS पर सुनवाई हुई और EWS पर सुनवाई होकर फैसला आया। ये मौलिक बात मैं OBC के बच्चों को बताना चाहती हूँ। OBC का रिजर्वेशन, OBC की जो जनसंख्या है वो 52% है, 52% जो है वो इस देश के अंदर OBC है, मतलब जितनी इस देश की जनसंख्या है उसका आधा प्रतिशत। लेकिन इनके लिए जब रिजर्वेशन की बात छिड़ी, चाहे फिर वो साउथ ब्यूरो कमीशन के बाद हो, चाहे फिर वो मंडल आयोग के बाद हो, और उसके बाद काका कालेकर का भी बात हो, इन तमाम आयोगों ने जो भी रिपोर्ट सबमिट की सरकार को, तो उसके बाद एक नियम बना और इंदिरा साहनी केस के बाद एक ऐसा नियम लागू ही हो गया कि अब ये जो आरक्षण, ये जो रिजर्वेशन की सीमा है वो 50% के पार नहीं हो सकती, क्योंकि OBC की संख्या कितनी है? 50 से ऊपर है। OBC की संख्या कितनी है? 50 से ऊपर है, लेकिन ये 50 से ऊपर दे ही नहीं सकते, उसमें भी SC ST को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो शेड्यूल कास्ट को 15% देना है, शेड्यूल ट्राइब को भी 8% देना है, और उसके बाद कुछ बचा कुचा रहेगा तो फिर OBC को मिलेगा। तो OBC को 27% जो है नाम का मिल रहा था हाल ही, लेकिन उनको जो ओरिजिनल मिल रहा था वो 13% मिल रहा था। अब जब EWS की बात है, EWS क्या है ये हमारे बच्चों ने समझना चाहिए। EWS है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसका लॉन्ग फॉर्म है, और इस EWS के तहत आपको ये बता दें कि ये EWS में कोई भी शेड्यूल कास्ट का बच्चा नहीं शामिल होगा।
इस ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में कोई भी शेड्यूल ट्राइब का बच्चा शामिल नहीं होगा। इस ईडब्ल्यूएस में कोई भी ओबीसी का बच्चा शामिल नहीं होगा। इस ईडब्ल्यूएस में कोई भी मुस्लिम शामिल नहीं होगा। इस देश के अंदर जो 85% लोग हैं, वो 85% लोग ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं ले सकते। ईडब्ल्यूएस इस आरक्षण का, इस रिजर्वेशन का, इस कोटे में आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा, इस कोटे में आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो ईडब्ल्यूएस किसके लिए है? तो जो नॉन एसी है, जो नॉन एससी है, जो नॉन एसटी है, जो नॉन ओबीसी है, इनको मिलेगा। तो इनको क्या फिर किसको मिलेगा? नॉन मुस्लिम है, किसको मिलेगा? तो फिर बचा कौन? इस देश के अंदर का सवर्ण, जो अपने आप को कभी ब्राह्मण कहता है, कभी गुजराती कहता है, कभी बनिया कहता है, कभी मारवाड़ी कहता है, उन लोगों को इसका रिजर्वेशन, इसका फायदा मिलेगा। जिन लोगों ने इस देश के अंदर एससी एसटी के रिजर्वेशन का और ओबीसी के रिजर्वेशन का हमेशा विरोध किया, आज वो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। लेकिन इस देश का ओबीसी इस बात के लिए उफ तक नहीं कर रहा है कि भैया हम तो कई सालों से मंडल आयोग के समय से ही हम रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे और हमारी संख्या ज्यादा है। आज भी लोहार और सुतार जाति का पता नहीं चल रहा है। उस जाति के लोग जो है वो शासन प्रशासन में, एजुकेशन में नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन ओबीसी को इस बात की चिंता नहीं है। शेड्यूल ट्राइब की जो संख्या है, शेड्यूल ट्राइब की संख्या तो है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब को जानते भी है कि हमको 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, हमें विशेष अधिकार बाबा साहब देते हैं, 342 हमको देते हैं। लेकिन आदिवासी भी संघर्ष नहीं कर रहा है। उनके जल जमीन जंगल से उन्हें खदेड़ा जा रहा है। उस समय भगवान बिरसा मुंडा के समय सिर्फ जल जमीन जंगल से नहीं खदेड़ा जा रहा था, बल्कि उनकी महिलाओं को भी उठाकर लेकर जाते थे। और इसीलिए उनका ये कहना था कि पहले अपनी जल जमीन जंगल की रक्षा करना है तो पहले बहन बेटी की इज्जत की सुरक्षा करना सीख लो। और ये अब इस देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी के छात्र को अब ये भी समझना पड़ेगा, बहन बेटी की इज्जत के साथ साथ, जल जमीन जंगल की इज्जत के साथ साथ अपनी राखीव सीटों की भी रक्षा करना पड़ेगा, अपनी रिजर्व सीटों की भी रक्षा करना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो। ये इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि विदाउट एजुकेशन आपका कुछ होना जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हजारों सालों से हमको एजुकेशन नहीं मिला। जो एजुकेशन मिला है वो भारत का संविधान लागू होने के बाद मिला है, और वो मिलने के बाद भी अगर हम अपनी भागीदारी आज सुनिश्चित नहीं करते तो हम मिट जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। और ये महापुरुष कहते हैं। साथ ही मैं बता रही थी कि लोकतांत्रिक भारत में लोकतंत्र 4 पिलरों पर खड़ा है, और ये 4 पिलर जो है, जिसमें कि संसद है, जिसमें कि कार्यपालिका है, और तीसरा न्यायपालिका है, यहाँ पर हमारी भागीदारी नहीं है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने का कसम आज हमने इस मौके पर खाना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा के इस जयंती के मौके पर हमने कसम खानी चाहिए कि आदिवासी समाज के अंदर हम एजुकेशनल जन जागृति फैलाएंगे, और आने वाले समय में तमाम आदिवासी समाज के लोगों को मुख्यधारा में हम लेकर आएंगे। और ये जिम्मेदारी किसकी है? महात्मा फुले को मानने वाले लोगों की है। ये जिम्मेदारी किसकी है? छत्रपति शाहू महाराज को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की है। ये जिम्मेदारी किसकी है? बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की है। क्यों? क्योंकि इनको पहले मिला, इन्होंने पहले ले लिया, ये पढ़ लिख गए, लेकिन पढ़ लिखने के बाद इन्होंने समाज से नाता तोड़ दिया। वो भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस आदिवासी समाज को 342 का फायदा मिलने के बाद भी उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है, तो उसे विशेष अधिकार हम दे रहे हैं। वो 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत अपने अधिकारों का जतन करें। 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत कोई भी गैर आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकता। 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्र में कोई भी गैर आदिवासी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, उनका नेता नहीं बन सकता। 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत कोई भी गैर आदिवासी क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर अधिकारी बनकर नहीं आ सकता। कोई भी गैर आदिवासियों के लिए पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकता। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, गैर आदिवासी अधिकारी है, गैर आदिवासी प्रशासन है, गैर आदिवासी सरकार है, और वो लोग लगातार हस्तक्षेप आदिवासियों के क्षेत्र में कर रही हैं। इससे आदिवासी की संस्कृति ही खत्म नहीं हो रही है, आदिवासियों की भागीदारी ही खत्म नहीं हो रही है, आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन ही खत्म नहीं हो रहा है, आदिवासियों की पहचान भी खत्म हो रही है।
वनवासी परिषद जो है वो लगातार इसका काम कर रही है। वनवासी परिषद नाम का एक संगठन है जो सवर्णों ने बनाया, आरएसएस ने बनाया, और वो वनवासी परिषद लगातार काम कर रहा है आदिवासियों को वनवासी बनाने के लिए। वनवासी का मतलब है झाड़ों में रहने वाला। इनको और कांग्रेस ने तो एक संगठन बनाया था वानर सेना, क्योंकि रामायण में आदिवासी का जो नेतृत्व है वो हनुमान करते हैं, और इसीलिए इस रामायण के पात्र हनुमान जी इनके नाम से कांग्रेस ने सरकार बनाई वानर सेना, कांग्रेस ने संगठन बनाया वानर सेना। तो इस प्रकार जो है आदिवासियों के साथ आदिवासियों की उपासना करने का काम लगातार हुआ। उनको उपाधियां तो दी गई, लेकिन आदिवासियों को उनकी भागीदारी नहीं मिली। रही बात हाल ही में अभी जो द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पहली तो एक वो महिला है और दूसरी वो ट्राइबल महिला है, लेकिन वो कितना अनुशासन के साथ और वो कितने आत्मविश्वास के साथ आदिवासियों के लिए खड़ी रहती है, वो आज भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि एफडीआई भी लाने वाली इस देश की सरकारें हैं। इस देश के अंदर अदानी अंबानी को जल जमीन बेचने वाली और नदियां बेचने वाली भी सरकारें हैं। अब ये समझना आपको पड़ेगा कि आपके रिप्रेजेंटेशन आपके लिए कितना खड़ा होगा, आपकी भागीदारी के लिए कितना बात करेगा। बात करेंगे चौथा पिलर, लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया की। तो मीडिया के अंदर SC/ST की कितनी भागीदारी है, मैं पूछना चाहती हूं। अगर आप लोग टीवी देखते हैं तो कितने आदिवासी एंकर्स को आप जानते हैं? कितने आदिवासी एंकर्स को जानते हैं जो आपके लिए समाचार देते हैं? जानते हैं? नहीं जानते है ही नहीं तो कैसे जानेंगे? आदिवासी एंकर नहीं है, आदिवासी रिपोर्टर्स को ये नहीं जो लोकमत के लिए काम करते हैं, पेपर के लिए, कशिश के लिए काम, वो नहीं। राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम के मीडिया में आदिवासी समाज के कितने रिपोर्टर्स हैं जो आपकी खबरों को दिखाते हैं? जहां पर आदिवासियों के साथ लिंचिंग होती है, आदिवासियों पर गोलीबारी होती है, तो कितने रिपोर्टर उस जगह पर फील्ड पर खड़े होकर बात करते हैं क्या? देखा क्या? चलिए, आदिवासी नहीं मिलता, कोई शेड्यूल कास्ट के बच्चे हो और टीवी देखते हो, तो आप बताओ कि शेड्यूल कास्ट के कितने एंकर और कितने रिपोर्टर आपने टीवी पर देखे है? क्या है? नहीं है। अच्छा, ओबीसी की बात करते हैं, कितने ओबीसी के एंकर और रिपोर्टर टीवी पर आप देखते हैं जो ओबीसी के हक अधिकारों के लिए बात करते हैं? देखा है क्या कोई? वो जो लोग हैं वो बैक में काम करते हैं। मतलब उनको बात जहां पर करना पड़ता है, जहां पर बात की जाती है, जहां पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उस जगह पर ओबीसी की भागीदारी आपको नहीं मिलेगी। तो आपकी समस्याओं के लिए आपको लगता है शेड्यूल कास्ट के अधिकारों के लिए कोई सवर्ण कैसे लड़ाई लड़ेगा? कोई सवर्ण कैसे लड़ाई लड़ेगा? आपकी समस्याओं के लिए सवर्ण कैसे जानेगा कि आदिवासी कैसा जी रहा है? शेड्यूल ट्राइब की समस्या के लिए कोई सवर्ण रिपोर्टर कैसे बताएगा कि आदिवासियों के साथ जातियां हो रही है, जुल्म जातियां हो रही है? सवर्ण पत्रकार क्या कहेगा? आदिवासी को नक्सलवादी ही कहेगा, भले ही वो उसके घर में खाने के लिए ना हो। सवर्ण पत्रकार कैसे आपकी बात रखेगा? नहीं रखेगा। और इसीलिए साथियों, इस लोकतांत्रिक भारत में इन 4 पिलरों पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। अरे प्रभुत्व ना सही, प्रभुत्व तो है, प्रभुत्व है। अंजना ओम कश्यप और उनके जाति के लोगों का प्रभुत्व है, लेकिन कम से कम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लो। जब आप अटेंडेंस लेते हैं कॉलेज में तो आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। फलाना जो मड़ावी है आई है कि नहीं आई है? आए हैं। गढ़पायले है आई है कि नहीं है? आए हैं। मेश्राम है आए हैं कि नहीं है? आए हैं। पटले है आए हैं कि नहीं है? आए हैं। सुनिश्चित करते हैं कि हम आए हैं, हमारी हाजिरी है। अब यही हाजिरी हमें लोकतांत्रिक भारत में 4 पिलर पर लगाना पड़ेगा। तो अभी आप संसद तो छोड़ दो, लेकिन कार्यपालिका में तो जाओ। आप पीजी करो, पीजी करने के बाद आप पीएचडी करो। हमारे लोगों को लगता है, खासकर SC/ST को लगता है, मैडम हमने बीए कर लिया, बहुत पढ़ लिया। हमें लगता है कि हमने बीए कर लिया या बीकॉम कर लिया, मतलब ग्रेजुएशन को ही हम लोग एजुकेशन समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? अगर आपको लड़ना है लड़ाई, आपको व्यवस्था को समझना है, तो आपका जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता है। और एजुकेशन के बाद सिर्फ शुरू ही नहीं होता, बाबा साहब ये भी कहते हैं कि वही आदमी ग्रेजुएशन होने के बाद बोल पाता है जो अंग्रेजी में एजुकेशन लेता है।
ये जो कहते हैं कि शिक्षण है वाघिणीचे दूध आहे, जो याला प्राशन करेल ते गुरगुरल्याशिवाय राहणार नहीं, ये फॉल्स कंटेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। बाबा साहब अपने मूकनाय किताब में जो सुराज्य की संकल्पना करते हैं, जो सुराज्य को वो डिफाइन करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन, वो कहते हैं अगर आप अंग्रेजी एजुकेशन लेते हैं तो ही आप शेर की तरह गुर्राएंगे, वरना नहीं गुर्राएंगे। आज एजुकेशन सिस्टम सवालों के घेरे में है और मैं ये इंस्टीट्यूशन में रहकर बात कर रही हूं क्योंकि हमारा आकलन यही है। एक देश के अंदर एक एजुकेशन का पॉलिसी नहीं है, एक देश के अंदर अलग अलग एजुकेशन की पॉलिसी है। एक शहर में आप देखिए, एक गांव में देखिए, एक बच्चा जिला परिषद के स्कूल में जा रहा है, एक कॉन्वेंट में जा रहा है, एक सीबीएसई पैटर्न में जा रहा है, एक सीबीएसई में जा रहा है, एक आईसीएसई में जा रहा है। 4 बच्चों को खड़ा करें और एक साथ जो पहली में जाते हैं या फिर 5वीं में जाते हैं, उनके एडमिशन को टटोले। एक जिला परिषद में 5वीं पढ़ रहा है। मैं ये नहीं कर रही हूं कि जिला परिषद में टैलेंट नहीं है। ये एक दौर था कि जिला परिषद ने इस देश के अंदर इस देश को कईयों लोग दिए और बड़े बड़े लोग दिए, लेकिन आज की बात हम कर रहे हैं, आज के एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो जिला परिषद का एक बच्चा 5वीं में जा रहा है, एक पोदार इंटरनेशनल में जा रहा है, एक सेंट जेवियर में जा रहा है। अब देखो इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो इस एजुकेशन सिस्टम को अगर आप बदलना चाहते हैं तो क्या कैसे बदलेंगे? तो आपको पॉलिसी मेकिंग में जाना पड़ेगा, सिलेबस जहां पर बनता है वहां पर जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे वहां पर? वहां के लिए आपको तो हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां से निकलकर, यहां से आप बीए एमए करने के बाद आपको रिसर्च के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। और आज हम इसलिए यहाँ ये बात बता रहे हैं, हम जब पत्रकारिता करते हैं तो हमें समझ आता है कि जो टीवी पे एंकर है वो बड़ी चालाकी के साथ अपनी बात को कहते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। एक खबर चल रही थी, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के एक मंत्री जो है वो दौरे पर निकले और उसको लगातार जो है वो लाइव हो रहा था। 2 टीवी चैनल को हम कंपेयर कर रहे थे। जब मंत्री दौरे पर निकला तो एक महिला अधिकारी के साथ उन्होंने बात की और बात करके उन्होंने ऐसे उन्हें झापा कि वो रो पड़ी। उदाहरण बता रही हूं और ये सच्चा उदाहरण है, रो पड़ी। तो एक टीवी चैनल ने ये खबर चलाई कि भैया मोदी जी के मंत्रिमंडल के मंत्री, उन्होंने एक महिला अफसर को ऐसे झांपा, ऐसे फटकार लगाई कि वो जगह पर ही रो पड़ी। ये बड़ी गर्व की बात है कि कोई मंत्री महिला अफसर को झांप रहे हैं और ड्यूटी ऑन ड्यूटी महिला अफसर रो रही हैं। हम इस देश में रहते हैं जिस देश के अंदर देवियों को पूजा जाता है, जिस देश का कल्चर देवियों को पूजने का है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो ताकत के लिए हो। और उस देश के अंदर एक महिला अफसर को फटकार लगाई तो कह रहा है टीवी चैनल कि वो रो पड़ी। वही थोड़ी देर में बटन दबाया, दूसरे चैनल में वही न्यूज चल रही थी। उसने क्या कहा? उसने कहा, उस टीवी चैनल का कहना था कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के मंत्री ने बदसलूकी की। किसके साथ? महिला के साथ। कि वो बदसलूकी से बात की और इसीलिए वो रो पड़ी। समझ रहे हैं फर्क? एक महिला से बदतमीजी से बात करना या डांट डकार करके बात करना, ये इसे बदसलूकी कहा जाता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? फटकार लगाई, मतलब बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो बहुत ही अच्छे मंत्री हैं कि उन्होंने महिला अधिकारी के साथ उन्होंने इस प्रकार से बात की। ये फर्क होता है, ये चालाकी होती है अपनी बात को सही साबित करने की। ये चालाकी SC/ST OBC कब सीखेगा? ये चालाकी भी तो सीखना पड़ेगा। ओबीसी के हक अधिकारों की लड़ाई चली तो ओबीसी को ये बताया गया कि ये ओबीसी के हक अधिकारों की लड़ाई, ये रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं है, ये ओबीसी को आदिवासी बनाने की, ओबीसी को अनुसूचित जाति बनाने की लड़ाई है। ये किसने बताया? मीडिया ने बताया। आज भी ओबीसी समाज जो है वो रिजर्वेशन की कंसेप्ट को 50% नहीं समझ पा रहा है। 50% लोग समझ रहे हैं, 50% लोग नहीं समझ रहे हैं। ये ताकत होती है मीडिया की। मीडिया आपके दिमाग को बनाता है, आपके माइंड को बनाता है और उस हिसाब से काम करवाता है। कल हम एक जगह गए जहां पर गए थे
जब मैंने कहा कि आदिवासी समाज के हमको कलेक्टर नहीं दिखते, आदिवासी समाज के हमको आईपीएस नहीं दिखते, तो उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे भाषण के बाद जवाब दिया कि मैंने देखा है कि एससी एसटी के कई कलेक्टर देखे हैं, कई आईपीएस देखे हैं। कहाँ के देखे हैं? कहाँ के देखे हैं? राजस्थान के मीना समाज के। कहाँ के देखे हैं? राजस्थान के मीना समाज के, शेड्यूल कास्ट के देखे। कहाँ के देखे हैं? बिहार के आने वाले। हम बात कर रहे हैं गोंदिया में रहने वाले लोगों की, हम बात कर रहे हैं आमगांव में रहने वाले लोगों की। हमारे बीच से ही आईएएस आईपीएस क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये किसका ड्रॉबैक्स है? ये किसकी कमजोरी है? इस बात पर विश्लेषण नहीं होता। हम मीना समाज का अगर एक आधा कलेक्टर बन जाता है, उसमें हमको लगता है कि वो हमारी जाति का है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के अंदर यहाँ क्या है? ये यहाँ से आप चालू करो और सालिकसा दरेकसा तक जाओ तो देखो उनकी हालत क्या है। तो साथियों, मैं आपके बीच में इस बात को लेकर आई थी कि भगवान बिरसा मुंडा की जानकारी दूंगी, लेकिन जब मैंने देखा तो हमारे पहले कई वक्ताओं ने जो है भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाल चुके थे। मुझे लगा कि इन बच्चों को व्यवस्था समझानी चाहिए। व्यवस्था समझने से क्या होती है? एक समझ बनती है, और समझ बनकर आप अपनी दिशा को निर्धारित कर सकते हैं कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। बिना एजुकेशन से कुछ होना जाना है नहीं। ए लड़कियों, ए महिलाओं, मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले समय में आपके लिए शादी का प्रस्ताव रहेगा घर पे, लेकिन आप अपने एजुकेशन को बढ़ाएं। आज भी हम शादी के 5 साल के बाद भी हमारा एजुकेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने इस बात के लिए कन्विंस किया। हम समझ गए कि जब तक हम एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करेंगे और जितना ज़्यादा नहीं करेंगे, तब तक हमारी अस्मिता की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। महिलाओं की तो अलग ही समस्या है। आज इस दिन के मौके पर हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं या आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने एजुकेशन को कंप्लीट करो, क्योंकि गुलाम माँ गुलाम बच्चे पैदा करती है। आने वाले समय में आपको भी मातृत्व मिलेगा, आप भी माता बनेंगी। और अगर आपको लगता है इस देश के अंदर व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, इस देश के अंदर उद्योगपतियों पर लगाम लगना चाहिए, इस देश के अंदर जल जमीन जंगल को जो छीन रहे हैं उन पर लगाम लगना चाहिए, इस देश के अंदर एससी एसटी के सीटों पर चुन कर जाने वाले नालायक लोग आपका काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस देश का मीडिया आपकी बात नहीं बता रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हसदेव जंगल में जो विस्थापित आदिवासी है उनकी समस्या को मीडिया नहीं रख रहा है, न्यायपालिका में आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपको इस पॉलिसी का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इस पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा अगर आपको बनना है तो आपको अपनी शिक्षा को बढ़ाना होगा, अच्छी शिक्षा बढ़ानी होगी और भी आगे पढ़ना होगा, पॉलिसी मेकिंग में जाना पड़ेगा। तब जाके आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए काम आ सकते हैं। साथियों, माता सावित्री का चलते चलते मैं उदाहरण देना चाहूंगी और अपनी बात को विराम करूंगी। माता सावित्रीबाई फुले मराठ समाज में पैदा होती है, ओबीसी समाज में पैदा होती है, लेकिन इस देश के अंदर शोषितों वंचितों के लिए वो काम करती है। काम सिर्फ जिंदा रहते हुए ही काम नहीं करती। महात्मा फुले के जाने के बाद पूरा आंदोलन सावित्रीबाई फुले निभाती है। वो अपने जीवन में 50 साल तक काम करती है, और वो सार्वजनिक जीवन में काम करती सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे ब्लाउज का कलर कैसा है, मेरी साड़ी के कलर से मैच करेगा कि नहीं, इसलिए काम नहीं करती है। मेरे घर के पर्दे का कलर कैसा है, इसलिए सावित्रीबाई फुले काम नहीं करती। हमें अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, इसके लिए हम यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करें, इसलिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि हम अपनी लड़ाई को समझ सके, हम अपनी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ सके, हम हर हाल में हर जगह पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। सावित्रीबाई फुले ने एजुकेशन के आंदोलन को चलाया, इस देश के अंदर अछूतों के आंदोलन को चलाया, अछूतपना को खत्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। इस देश के अंदर कुमारी माताओं का आंदोलन उन्होंने छेड़ा। आज भी कुमारी माता का जब हम नाम लेते हैं तो हमारा सर चकरा जाता है कि कुमारी माता के लिए क्या जरूरत थी, लेकिन ये समाज की गंदगी है। माता सावित्री का मानना था कि समाज की गंदगी को हमें साफ करना होगा। फिर वो विधवा पुनर्विवाह के आंदोलन को सावित्रीबाई फुले ने संभाला। इतना संभालने के बाद काफी था, ये इतना आंदोलन में काम करने के बाद काफी था, उनका जीवन जो है वो पूर्ण हो चुका था।
लेकिन अंत समय में भी वो मरते मरते भी एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को अपने कांधे पर ढोते ढोते, जिसे प्लेग हो गया है, उस प्लेग की बीमारी वाले बच्चे को अपने कांधे पर ढोते ढोते उनकी जान जाती। तो कुछ लोग जो है वो जीवन जीते समय में, जिंदा समय में भी काम आते हैं और मरते मरते भी काम आते हैं। इतना ना करो, कम से कम अपने आप के लिए और अपने समाज के लिए काम करो। तथागत गौतम बुद्ध जो पारी कुपार लिंगों के शिष्य है, वो तथागत बुद्ध अपने कालाम सूत्र में कहते हैं, जिस घर में आपका जन्म हुआ, जिस कुल में आपका जन्म हुआ, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, जिस समाज में आपका जन्म हुआ, जिस देश में आपका जन्म हुआ, उस देश के अंदर उनके उत्थान के लिए आपको काम करना होगा और तभी आपका जो जीवन है वो जानवर से इंसानियत की ओर जाएगा। और आप ऐसा करोगे, पारी कुपार लिंगों की बातों को समझोगे, भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन को समझोगे। यही आशा उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय बिरसा, जय फूले, जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।